अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। एक बड़ा अहम सवाल है कि अगर आप देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके पास नए वर्कर्स नहीं आ रहे, काम करने वाले नहीं आ रहे, और उसकी कई वजूहत हैं, लेकिन एक बड़ी बेसिक सी वजह यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट जो है वो हर एक के हकूक़ के मतलब बात तो कर रहा है, लेकिन वर्कर को उस एक्ट में एड्रेस नहीं किया गया। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे सियासी जमात ज्वाइन करने के लिए आपको बाकायदा खिदमतगार बनना पड़ जाता है। आप हर वक्त ड्यूटियां भी दे रहे हैं, सुबह हो या रात हो या दोपहर हो, आपके घर में कोई बीमारी हो, जब आपको कहा गया कि जी फलां जगह पहुंचना है तो बस आपने सब कुछ छोड़ के पहुंचना है। अपनी जेब से पैसे खर्चने हैं। बारिश में आप मोटरसाइकिल पे किस तरह पहुंचेंगे इसकी किसी को परवाह नहीं है, लेकिन रिवॉर्ड कुछ नहीं। या सियासतदान खुद रिवॉर्ड ले रहे हैं, या उनकी औलादें ले रही हैं, या उनके दामाद ले रहे हैं, या साले सालियां और उनके बच्चे बच्चियां ले रहे हैं रिवॉर्ड। यहाँ पे पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में अगर किसी ने एंटर करना हो तो वो क्यों करे? उसको रिवॉर्ड क्या है? या तो वो आके करप्शन करे, क्योंकि जितने पैसे खर्च किए हुए वो पूरे करे, या अपना आके जो है वो किसी ना किसी तरह उसकी नमूद नुमाइश कर सके, या उसका कोई दूसरा काम हो। लेकिन अगर जेन्युइनली एक यंगस्टर ने जिसने ग्रेजुएट किया या मास्टर्स किया, अगर वो इस पॉलिटिकल सिस्टम में एंटर करना चाहता है तो उस बच्चे के लिए इस सिस्टम में क्यों गुंजाइश नहीं है? साउंड्स लाइक एन ईजी टॉपिक, बट बहुत मुश्किल है। अगर एक तरफ हम कहते हैं कि आप लोग भी सियासत में आएँ और दूसरी तरफ आपके आने के लिए कोई दरवाज़ा नहीं है, तो फिर अब आपने कैसे आना है? करप्शन कैसे ख़त्म होनी है? वो लोग जो इस मुल्क को जोंकों की तरह चूस गए हैं इसका खून, उनको कैसे उखाड़ के पिछाड़ना है? शॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन, हाउ विल वी चेंज द पॉलिटिकल सिस्टम? मेरे साथ लाहौर में तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम आरिफ निज़ामी साहब, एडिटर हैं पाकिस्तान टुडे के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इस्लामाबाद में है शेख रशीद अहमद साहब, रहनुमा अवामी मुस्लिम लीग के, और हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर के अंदर हाजी अदील साहब, सीनियर रहनुमा हैं अवामी नेशनल पार्टी के। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ साहब, फंडामेंटल बात यह है कि अगर आप इस वक्त सियासत में आपको कहा जाए या मुझे कहा जाए कि सियासत में जाओ, तो हमें सब कुछ कुर्बान करके वहाँ पे जाना पड़ेगा, या वहाँ जाके कुर्बान करते रहेंगे, तो फिर हम क्यों करप्शन ना करें वहाँ जाके? ये किस किस्म का सिस्टम है हमारा? आपने जिक्र किया ना कि कारकुनों को बड़ी एड़ियाँ रगड़नी पड़ती हैं, तो इसके लिए एक टर्म जो है वो मुश्तमिल है, या थी एक ज़माने में। वो ये है कि ये इनको कहते हैं सियासतदानों के बरामदागीर, यानी वो लोग बेचारे जो सारे दिन सियासतदानों के बरामदों में बैठे रहते हैं। तो यही हमारी सियासत का एक ख़ासा है कि जी वर्कर को इलेक्शन के दौर पे तो याद आ जाता है, उसके बाद मामला मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे आपने फरमाया कि इट्स ए बिग मनी गेम, और वो कारकुन जो कि किसी तरीके से जीने को अबूर कर लेते हैं, वो भी जब अमीर हो जाते हैं बावजूद, जैसे आपने खुद फरमाया, तो फिर वो उनमें से कारकुनों वाली बात नहीं रहती, वो भी सियासतदान बन जाते हैं और अपना माजी जो है वो भूल जाते हैं। अगरचे ये बिल्कुल ही हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इस ज़माने में, यानी कि जब मुल्क में कोई किसी तहरीक या किसी नज़रिए की बुनियाद पे कोई सियासी रहनुमा आया है हो, तो बहुत सारे कारकुन जो हैं वो उसके नाम पे वोटों पे इलेक्ट हुए वो, और वो लेकिन ज़्यादा उसकी मिसालें नहीं हैं। उसकी मिसाल एक जुल्फ़कार अली भुट्टो की है, जो कि 70s में एक वो तो किस्म का फिनोमेना था। इनकलाब फिनोमेना था। तो वो तो जिस लोग खंबा जो था उसको भी वोट मिल गया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब को भी भारी मैंडेट लगा, लेकिन उसमें ज़्यादा को कारकुन नहीं आए सामने। फिर जो दूसरी अफसोसनाक बात यह है कि आपने कारकुनों के अलावा ख़वातीन की बात नहीं की, कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बड़े जनरसली असम्बलियों में ख़वातीन की नॉमिनेटेड सीट्स रखी। उनकी स्पिरिट तो ये थी ना कि वुमेन एम्पावरमेंट हो, लेकिन हुआ ये कि जैसे आपने कहा किसी की खाला, किसी की बीवी, किसी की कज़न, किसी की बेटी, हालांकि हत्ता कि वो पार्टियां जो अपने आप को नज़रियाती कहती हैं उन्होंने भी अपनी अकरबा परवरी की। तो अब इसका मतलब ये है कि जो आज की सियासत है उसके अंदर जो ये हसार तोड़ना बहुत मुश्किल है। एक तो महराज ये बन गई है कि ना कोई कारकर्दगी, ना कोई अहलियत, ना कोई इंसान की स्टैंडिंग, बल्कि ये कि वो कितनी लॉयल है और कितना बड़ा खुशामदी है। हाल ही में
मियाँ नवाज शरीफ साहब ने लाहौर में मीटिंग्स करके अपने मुख्तलिफ सूबों के अहदेदार वगैरह जो हैं वो चुने चुने देवर हैंड पिक्ड। पार्टी में इलेक्शन नहीं है। पार्टी में इलेक्शन नहीं हुआ, हम सबको जमहूरियत का दरस देते हैं, लेकिन जहाँ तक पार्टीज़ का तल्लक है वो डायनेस्टी और फैमिलीज तक घूमती हैं। अब देखिए चौधरी बरदरान बड़े तमतराक से शामिल हुए हैं जाके पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन नवाजा किसको गया? अपने ही अजीज़ व अकारब, हत्ता कि मुशाहिद हुसैन साहब जो कि उनके जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी आपको कहीं नज़र नहीं आते। सारी वो तो फॉरेन मिनिस्टर बनना चाह रहे थे। ये मुझे नहीं मालूम, दी नहीं पीपल्स पार्टी ने, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा नहीं शायद ख्याल साहब कि फॉरेन मिनिस्टर बनना ऐसी चाह बात रहे थे। थी, लेकिन मकसद है एक बुनियादी जो असूल है उसकी रूह गर्दानी सब करते हैं। एक बहुत मैं आपको एक और एनेक्डोटल बात बताऊं कि हमारे एक मुक्तदर अदारे के बड़े एक मुक्तदर शख्स ने मुझे कहा जी कि आप पाकिस्तान में क्या सियासत है, ये नहीं जो फौजी नजर आते हैं वो हमारी सियासत तो किस तरह देखते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या जी? बिलावल भुट्टो हमारा लीडर होगा, हमजा शहबाज शरीफ हमारा लीडर होगा, या मुनस सिलाई हमारा लीडर होगा। तो बात तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन बात यह है कि वोट तो फिर भी लोग इन्हीं को देते हैं। शेख रशीद साहब, बात यह है कि जागीरदार या वडेरा जो है वो तो अपने इंटरेस्ट को बचाने आ जाएगा, या कोई और पैसे वाला होगा टॉट टप्पे के लिए आ जाएगा। मुतवसत घराने का, जिस तरह आपका भी ताल्लुक एक मुतवसत घराने से है, अब यानी आपकी तरह का जुनूनी होना तो हर शख्स के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों आदमी सियासत में आए और किस तरह मुमकिन है कि हम करप्ट लोगों को रिप्लेस कर सकें? मेरा ख्याल है अब जो हराम खोरी करता है और हराम कमाता है और 2 नंबर का आदमी है, उसके लिए ये सरजमीन बड़ी जरखेज है। और मैं पाकिस्तान में वाहिद मिसाल हूं जिसने के टांगों, ये तांगा जो होता है उस पर मनादी की और पोस्टर लगाए और काउंसलर से अपनी लाइफ का आगाज किया। और पाकिस्तान क्या बरे सगीर में शायद कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने बच्चों की जेल काटी हो 1 साल हरीपुर में। मैं बच्चा खाना में जो था वो बच्चों की 1 साल मैंने कैद काटी। लेकिन ये जिंदगी और ये इतना लंबा सफर के बाद आपने जो बातें की हैं, ये मेरा ख्याल है आरिफ निजामी साहब ने सारा निचोड़ पेश कर दिया है। इस मुल्क में जो है ये नहीं देखते क्या कह रहा है, ये देखा जाता है कौन कह रहा है। और जो आप आइंदा सियासत दे रहे हैं, ये बच्चे अपने वालदैन से भी ज्यादा करप्ट हैं। मैं चीख चीख कर मेरा गला बैठ गया कि ये 20-25 बच्चे इस मुल्क के मुस्तकबिल की सबसे करप्ट तरीन औलाद है, क्योंकि इनको कंप्यूटर की चोरियां आती हैं। इनके वालिद जो है कैश पकड़ देते थे, उसकी कैश कभी छुपा लेते थे, कभी नहीं छुपा सकते थे। ये शाम को दौलत किसके अकाउंट में भेज देते हैं, दोपहर देखें जिस मुल्क का वजीर एक हाले का, एक इतनी बड़ी गद्दी का जानशीन जो है, वो डायरेक्ट अपने पैसे अपने अकाउंट में अपनी बीवी और बच्चे के दे गया और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है कि तेरे बाप का माल था तू अपने अकाउंट में ले गया, क्यों ले गया तू? किसी ने उसको कहा कि तू इस्तीफा दे? इस मुल्क में देखें, एक मैं बात कहूंगा जान की अमान, मेरे इलाके में जो ताजर लोग बड़े नामवर थे, उनकी जगह जो पर्ची जुआ कराने वाले हैं वो यूनियनों के खड़पैंच बन गए। जो 2 नंबर के काम करने वाले हैं, जो 2 नंबर का माल बेचने वाले हैं, क्योंकि वो सारी तरफ इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो रिस्क हलाल कमाने वाला है वो इन्वेस्ट नहीं करता, वो बड़ा कंजूसी का मुजाहरा करता है। ये कमाते हैं और लगाते हैं और लगाने के बाद बनाते हैं, और हम सारे बेवकूफ जो हैं वो ग्रैंड लाइसेंस के पीछे जब इररेलेवेंट हो जाते हैं, अपनी रेलेवेंसी बढ़ाने के लिए हम कहते हैं जी हम फिर आ रहे हैं, इसको पीर बधाई रोड पे आ रहे हैं कि हम रेलेवेंट हो जाएं, और एक दूसरे के पोस्टमार्टम करते हैं, मां बहन की गालियां देते हैं, एक दूसरों को नोचते हैं, एक दूसरों के खिलाफ वो बाजारी जबान इस्तेमाल करते हैं जो किसी आम आदमी को भी जेब नहीं देती, लेकिन बाद में फिर गले मिलते हैं, टोपियां बदलते हैं, भाई बनते हैं, 12-12 13-13 खाने खाते हैं। कौम को आप शऊर दिलाएं लुकमान साहब, जो आपने बेड़ा उठाया हुआ है कि खुदा के लिए मसाइल ज़्यादा लोगों पर देखें, जो अपने जैसे लोग हैं उनको देखें। इन चोर चकों का तो पेट ही नहीं भर रहा। ये देखें, ये 20-20 30-30 साल से हमारे जो मसाइल, हम जो मसाइल पर बात करते हैं, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं यार तुमने क्या कर लिया चैनलों पे जा जाके। द थिंग इज कि सारे वो लोग जिनकी अहमियत कम हो जाती है वो चोरों का गठ कर लेते हैं। ग्रोह चाहे चोरों का हो, वो चौकीदारों को शिकस्त दे देता है। और इलेक्शन जो है वो अब पैसे का इलेक्शन है। इलेक्शन जो है वो खत्म हो गया, पेनाफ्लेक्स का इलेक्शन है, पोस्टरों का इलेक्शन है, और इतनी भारी तादाद में इलेक्शन है। ये सब इलेक्शन रूल्स और रेगुलेशन और सारे अंधों को नजर आ रहा है
कि मार्च से पहले पहले एक गवर्नमेंट को टॉपल करना मत किया जाना चाहता है ताकि एक पार्लियामेंट में उनकी अक्सरियत ना हो जाए। इसके लिए सारे एक नया गठ बनाना, कोई गठ नहीं बन रहा। लोग इन सियासतदानों से मुतनफर हैं। लोग हमारी बातों को समझते हैं कि ये सिर्फ बातें करने के लिए हैं। यही वजह है कि लोग किसी सियासतदानों के पीछे नहीं है। इसलिए सियासतदानों ने अपनी औलादों को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है और इस मुस्तकबिल जो है इस मुल्क का, मैं समझता हूं एक नस्ल दर नस्ल एक खराबी की तरफ जा रहा है, तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है। और एक दिन 2, 4, 10, 20, 100, 1000 पागल उठेंगे और सारे माशरे को साफ करेंगे। और वो वक्त जरूर है, मैं इसको इनकलाब का नाम नहीं देता, लेकिन जो कुछ मियां वाली में हुआ है, जो कुछ पिंडी में चोड़पाल में हुआ है, जो कुछ गैस की प्राइसेस लोग चीख रहे हैं, लेकिन इनका कोई लीडर नहीं है। कोई लीडर नहीं है। ये लीडर हैं ओजीडीसी लगाने के लिए, ये लीडर हैं हज में करप्शन करने के लिए, ये लीडर हैं रेलवे को तबाह करने के लिए, पीआईए की कमीशन खाने के लिए, ये लीडर हैं पेट्रोलियम में डॉक्टरों को लाने के लिए, ये लीडर हैं हमारे मुल्क के जो 10-12 मेन अदारे हैं जहां पैसे हैं, ईओबीआई हो गया, दूसरे हो गए, टके टके के बैंकों को ये दौलत लुटा रहे हैं और गरीब आदमी चीख रहा है और उनके पास चॉइस नहीं है। इस इलेक्शन के सिस्टम पर असर नौ जायजा लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि वरना इस मुल्क में तो फिर आप लगवा लें, किसी को कहें कि मैंने पानी का कनेक्शन लेना हो, मैंने बिजली का एक मीटर लगाना है, मैं पैसे दूंगा, शाम को लग जाएगा, मैं असूलों पे जमा कराऊंगा, 3 महीने तक नहीं लगेगा। सो आम आदमी जो है उसको बात समझ आ गई है और मेंबर जो है वो समझता है कि मुझे मेरा लीडर टिकट नहीं देगा तो मैं तबाह हो जाऊंगा, क्योंकि टिकट में एक जादू है और टिकट जो है ये समझा जाता है कि ये कोई दरवाजा है किसी तरफ नेक काम के लिए। हालांकि होता यह है कि ये वहां बस आप अटेंडेंस निकालें कौमी असम्बली की, मौजूदा कौमी असम्बली की, कि कितने लोगों ने बजट में पार्टिसिपेट किया, कितने लोगों ने वहां हाजिरी लगाई। लोग डरते हैं कि लीडर नाराज हो गया तो खुदा ना खास्ता खुदा नाराज हो जाएगा। और जितने नाहल ये लीडर हैं, मैं समझता हूं इस कमाश, इस सतह और इस सोच और इस म्यार और इस वीएन का लीडर सियासत के काबिल तो नहीं है, कारोबार के काबिल है। सियासत जो है इनके बस का रोग नहीं। हमें ज्वाइन किया है एएनपी के बहुत बड़े सीनियर रहनुमा हाजी अदील साहब ने। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हाजी साहब, सवाल यह है कि सियासी कारकुनों की कोई पजीराई नहीं है। अगर कोई गरीब या मुतवस्सित घराने से किसी बच्चे ने या बच्ची ने सियासत में कदम रखना है तो वो गोली तो खा सकता है अपने लीडरों के जलसे के लिए या उनके नाम के नारे लगाने के लिए, फाका तो कर सकता है, लेकिन ये सियासत खुद अपने वर्कर को कुछ नहीं देती है। सियासतदान या आपकी सियासी जमातें जो हैं, जब तक ये माहौल चेंज नहीं होगा, करप्ट लोग हमारे ऊपर से कैसे चेंज होंगे? देखिए, आपने जो फरमाया किसी हद तक सही भी है और इससे इख्तलाफ भी किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि पार्टियों की बुनियाद कैसे हुई, पार्टियां कैसे बनी। अब मेरी पार्टी में तो जनाब अजमल खटक साहब मरहूम जैसे भी शख्सियत मेरे सदर रहे हैं, पार्टी के सदर रहे हैं, पार्लिमानी लीडर रहे हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। आज हमारी पार्टी में जो मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं वो जनाब एहसान वाई साहब हैं, जिनका ताल्लुक लाहौर से है। तो ये मुख्तलिफ पार्टियों के अपने मामलात हैं। कुछ पार्टियां बनती हैं, कुछ बड़े बड़े लोग मिलकर बना लेते हैं, और कुछ पार्टियां जो होती हैं उनकी 100 साल 80 साल की ट्रेडिशन है। पीपल पार्टी जब बनी थी तो पीपल पार्टी में तो बड़े आम वर्कर आगे आ गए थे। उस जमाने में कहा जाता था कि पीपल पार्टी किसी खंबे को भी खड़ा कर दे, लोग वोट दे देते थे उनको। तो ऐसी बात नहीं है। आज भी पार्टियों में वर्करों की भी अहमियत है और बास पार्टियों में वर्करों की अहमियत नहीं भी है। जनाब शेख साहब ने जो कुछ कहा उससे इख्तलाफ भी किया जा सकता है और उन्होंने जो बातें की हैं सच भी हैं। शेख साहब खुद जिस सियासत के जिस माहौल में रहे हैं और जिन जिन पार्टियों में रहे हैं तो उनकी क़यादतों के मतलब वो ज्यादा जानते हैं, लेकिन ये उनके साथ शामिल रहे हैं बड़ी हद तक। मेरी पार्टी में देखें जी, मैं इस वक्त पार्टी का कायम मकाम सदर हूँ, मैं पार्लिमानी लीडर हूँ, इलेक्शन कमिश्नर हूँ और सेनेट का मेंबर हूँ। कई मतलब मैं सूबाई असम्बली में आया, तो मैं तो कोई बहुत बड़ा सरमाएदार या छोटा सरमाएदार नहीं, बल्कि एक मिडिल क्लास शख्स हूँ। मेरी एक दुकान है, वो मैं वही काम करता हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हाजी अदील साहब आता हूँ आपके पास। शेख रशीद साहब भी हमारे साथ हैं और आरिफ निजामी वो भी हमारे साथ हैं। वेलकम बैक टू आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे हाजी अदील साहब की, रहनुमा है अवामी नेशनल पार्टी के। आरिफ साहब, आपने सुनी उनकी बात, वो क्या कहते हैं? वो तो बड़े होपफुल हैं पूरे सिनारियों से।
हाजी साहब देखिए जी। जी हाजी साहब, मैं अर्ज करता हूँ, ये बात बड़ी सच है कि आजकल सियासी कायदीन और सियासी वर्कर, पार्लियामेंटेरियन, सूबाई के असम्बली के मेंबर, बहुत सारे जो है वो पैसा पैदा कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि चूंकि इलेक्शन में उन्होंने पैसा खर्च करना है तो इसलिए वो पैसा पैदा करें, जायज हराम, और एहतसाब है ही नहीं। ये बात सही है, लेकिन आज भी आपकी पार्लियामेंट में मिडिल क्लास और लोअर क्लास ऐसे लोग हैं जिनकी एक सियासी बैकग्राउंड है और आज भी वो पैसा पैदा नहीं कर रहे हैं, आज भी वो करप्शन नहीं कर रहे, और इन हालात के साथ वो गुजारा कर रहे हैं। तो मैं बात करता हूँ शेख रशीद साहब से पहले जरा। शेख साहब, आपने सुनी हाजी साहब क्या बात कर रहे हैं? देखें जी, अजमल खटक साहब से मेरी ज़िंदगी में बड़ा ताल्लुक रहा, बड़ा वास्ता रहा, और आखिरी दिनों में मैं जाके उनको मिलता भी रहा हूँ। मैं इस पे अब तबसरा नहीं करना चाहता, इस दुनिया में वो नहीं है। वो बहुत अजीम इंसान थे, मेरी सीट भी उनके साथ थी, हमने 1-2 पार्लियामेंटें साथ गुजारी हैं। लेकिन ANP का एक बाचा खान की सियासत को अगर देखा जाए तो आज की सियासत जो है, अगर वो समझते हैं कि बाचा खान की सियासत चल रही है तो फिर ठीक है। आज अगर वो समझ रहे हैं कि वहाँ जो है वहाँ वरासत की सियासत को दफन कर दिया गया है, और जो हालात और वाक़यात हैं ANP के, मैं क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने मेरा हवाला दिया, मैं सदर मुशर्रफ साहब के साथ था और मैं बहुत सारे वाक़यात से वाकिफ़ हूँ, और मैं इस वक्त अब उन बातों में नहीं जाना चाहता। हमें मेन स्ट्रीम इशू की तरफ आना है। इशू ये है कि इस मुल्क में आम आदमी के लिए सियासत में कोई लोग हमें पूछते हैं जी कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। इस मुल्क में चारों सूबों में, मैं एक सूबे की बात नहीं कर रहा, यहां अब वसाइल की सियासत जो है उसकी तो गुंजाइश मौजूद है, और बगैर वसाइल की सियासत के लिए ठीक है, अदील साहब का एक अपना एक आधा 1-2-3 केस हर पार्टी में होते हैं, लेकिन आप जर्नली देखें तो ये ऐसी सूरत हाल नहीं है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज कॉमन मैन की बात जो है वो हलक से तो उतारी जा रही है। पॉलिसी क्या किसी ने लेबर पॉलिसी दी, क्या किसी ने हेल्थ पॉलिसी दी? जितनी जाली दवाई हैं इस मुल्क में बिक रही हैं, जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया कि EOBI का पैसा जो है किन बैंकों में जा रहा है। जब हम ये कहते हैं जनाब, ये कहते हैं कि जनाब ये अदा देखो, हज को भी जिन्होंने माफ नहीं किया, कितने नोटिस लेगा सुप्रीम कोर्ट? और एहतसाब का, जहां तक अभी अदील साहब ने बात की, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, एहतसाब का हेड ही कोई नहीं मुकर्रर कर रहा, और हर चीजों के हेड हैं। मैं आता हूं इसमें एक मिनट। आरिफ साहब, आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी, क्या कहते हैं आप? देखिए, बात यह है कि सिस्टम को क्रिटिसाइज करना तो बड़ा आसान है, लेकिन ये नाक़िस सिस्टम है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब देखिए, मौरूसी सियासत को लें, हम कोसते तो हैं, लेकिन ये कोई पाकिस्तान तक तो महदूद नहीं है। ये देखिए, वहाँ गांधी डायनेस्टी है, श्रीलंका में बड़ी देर बंदरा नायके वगैरह की हुकूमत रही है, फिर बांग्लादेश में आप देख लें हसीना वाजिद, या वो खालिदा ज़िया देख लें आप, फिर दुनिया भर में, अमेरिका में द कैनेडी क्लैन। लेकिन असल बात यह है कि वहाँ मौरूसी सियासतदानों के अलावा आम आदमी जो है वो भी इलेक्ट हो जाता है। हमारे यहाँ भी आटे में नमक के बराबर ऐसा है कि इलेक्ट हो जाता है। ये नहीं कि देर आर नॉट एक्सेप्शंस टू द रूल। जिस तरह आज ये अदील साहब खुद हैं, पंजाब में भी होंगे। फिर कुछ पार्टियों ने जो सेनेट के अंदर नॉमिनेट किए हैं अपने कारकुनों को उन्होंने मौका दिया, कारकुनों को टिकटें भी दी हैं। बास पार्टियाँ जो हैं वो इस मामले में ज़्यादा उनकी क्लोज शॉप है। जो तीसरा मामला है वो जो जिस पे ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है कि एक जो जमहूरियत है वो उसी सूरत चलती है जब उसका आम आदमी का उसमें स्टेक हो। उसके नुमाइंदे तो हैं ना ये लोग जो बैठे हुए हैं, लेकिन आप देखें जो हालिया बजट इजलास है, शेख साहब ने कहा कि कोई, और दुरुस्त कहा कि कोई लेवल ऑफ डिबेट ही नहीं है, कोई यानी बजटरी प्रपोजल पे कोई शेर हासिल किसी ने गुफ्तगू ही नहीं की। देयर आर एक्सेप्शन, लेकिन असल बात यह है कि जहाँ तक मामला है वेस्टर्न इंटरेस्ट का, उसकी पूरी आबियारी की जाती है। मसलन एग्रीकल्चर पे टैक्स जो है उसकी भरपूर मुखालफत करते हैं हमारे नुमाइंदे, क्योंकि ज़्यादातर उनका तल्लुक फ्यूडल लॉबी से है। वो कहते हैं जी हर एक चीज़ जो है वो टैक्स फ्री हो, एग्रीकल्चर की हाई लेवल की सब्सिडीज़ ले रहे हैं।
दूसरी तरफ जो वो पार्टियां जिनका तल्लक अर्बन है, मसलन MQM वगैरह, वो ख़िलाफ़ हैं GST के, या जो दुकानदार जो उनका तबका है। तो उसके नतीजे में आप देखेंगे पाकिस्तान का जो टैक्स टू GDP रेशियो है वो दुनिया में सबसे कम है, 9% या 10% होगा। तो इस सूरत हाल में जब आम आदमी देखता है कि महंगाई या किल्लत, फिर करप्शन और इस चीज़ों में वो देखता है, तो वो सोचता है यार कि ये व्हाट इज़ इट फॉर मी। लेकिन आप दूसरी तरफ सोचते हैं कि इन्हीं प्रायोरिटीज़ देखें कि हमारे यहाँ आधे से ज़्यादा फ़ौजी अदवार रहे हैं, उन लोगों ने क्या डिलीवर किया है। हर दफ़ा जो फ़ौजी आमर आया, मुशर्रफ समेत या उससे पहले ज़िया-उल हक या जो भी अयूब खान, याया खान, वो मुल्क को ज़्यादा तबाह करके गया। बाद में सियासतदानों के माशाल्लाह हम आज बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं उनके बारे में तो कोई बात नहीं की जाती। बाद में पता लगता है कि वो लूट भी गए, मुल्क को भी खोखला कर गए, इंस्टीट्यूशंस भी खोखली कर गए। अब मुशर्रफ साहब ने जो कुछ किया उसकी आज भी हम बातगश चल रही है। ज़िया-उल हक जो कुछ करके गए वो उसी की वजह से आज दहशतगर्दी और सारा कुछ है। तो अगर ये सारी चीज़ देखें तो ये सिस्टम प्रॉब्लम एक और है निज़ामी साहब, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है। और जब मैं ब्रेक से आऊँगा तो मैं यही हाजी अदील और शेख रशीद से सवाल पूछूंगा कि एज अ प्रोफेशन अगर मैंने पॉलिटिशियन बनना हो तो उसकी क्या गुंजाइश है। एक ब्रेक बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जो पहले आप आरिफ निज़ामी साहब की बात सुन रहे थे, हाजी अदील साहब, अगर जिस तरह प्रोफेशंस होते हैं कि इंटरमीडिएट के बाद या यानी 12 ईयर्स के बाद एक स्टूडेंट कहता है मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैं उसकी स्टडी करने जाऊंगा। पाकिस्तान में जो सबका ओवरराइडिंग प्रोफेशन है, या जैसे कहते हैं मदर ऑफ ऑल प्रोफेशंस, वो तो सियासत है। तो सियासतदान तो बनना ही नहीं चाहता कोई, क्योंकि सियासतदान को हम सिर्फ बुरा समझते हैं, करप्ट समझते हैं, चोर समझते हैं, मुल्क दुश्मन समझते हैं, और उसकी सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं कोई। यानी अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि जी मैं सियासतदान हूँ, सियासत करता हूँ, तो इज्जतदार सियासतदान हूँ, तो चांसेस आर कि मुझे तो कोई रिश्ता भी नहीं देगा। देखिए, मैंने बुजुर्गों की बातें सुनी है, बड़े मोहतरम है, सब बड़ी अच्छी बातें की है, खुसूसन फौजी हुक्मरानों के मुतल्लिक। यानी इस मुल्क को तो तबाह करने में जितना रोल फौजी हुक्मरानों का है, और जितने माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर आए, उनके साथी जो थे, उन्होंने इस मुल्क को तबाह किया है। आप सियासतदान क़यादत के खिलाफ कहीं ना कहीं बात भी कर सकते हैं, कभी कभी इख्तलाफ भी पैदा हो जाता है, लेकिन जब आप फौजी हुक्मरानों के चुंगल में फंस जाते हैं, उनकी पार्टियों में चले जाते हैं, उनके इक़्तिदार में शामिल होते हैं, तो फिर तो बोलने की हिम्मत भी नहीं रहती। असल बात यह है कि देखिए, मैं आपसे कहूँ, कुछ प्रॉब्लम्स है कि पाकिस्तान में इलेक्शन में पाकिस्तान के लोग पूरा हिस्सा नहीं लेते हैं। आप देखिए, हमारे दिन ब दिन इलेक्शन में हिस्सा लेने वालों की तादाद कम होती जा रही है। 50% थे, फिर 40 रहे, आखिर 35 और 33% पे इलेक्शन होते हैं। एक तो ये मैं समझता हूँ, मेरी राय है और मेरी, कि पाकिस्तान में अगर हर बालग मर्द औरत पर ये लाजमी कर दिया जाए कि वो इलेक्शन दे, इलेक्शन के दिन वोट दे, तो एक बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा, फिर एक बहुत बड़ी जेन्युइन लीडरशिप आगे आएगी। दूसरा ये है कि जैसे कि हिंदुस्तान में ये बात आज चल रही है, डिमांड किया जा रहा है, और हमने भी कई मरतबा इलेक्शन कमीशन की मीटिंगों में कहा कि आप एक खाना हर वोटर लिस्ट में ऐसा हो जिसमें अगर कोई शख्स तमाम कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करता है तो वो भी एक खाना होना चाहिए, ताकि अगर वो खाना ज्यादा नंबर ले ले, ज्यादा वोट ले ले, तो वो इलेक्शन वहां वो फिर इलेक्शन ना हो। अगर हम इस किस्म के, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इलेक्शन वोट देना कंपल्सरी होता है, हमारे यहाँ कंपल्सरी नहीं है। आप देखें, थोड़े लोगों को आप 33% वोट अगर हो, जिसमें 5-10% पार्टी के हमायती होते हैं, 5-10% अपने वो रिश्तेदार है, अहबाब से लेके 15% लेकर वोट मेंबर बन जाता है, तो 100% वोटरों में सिर्फ 15% वोट लेने वाला वो जाकर बैठ जाता है, फिर वो लीडर भी बन जाता है, वो वजीर भी बन जाता है। वो प्रॉब्लम एक और है यहाँ पे शेख रशीद साहब, बात यह है कि सीधी सीधी बात करें ना, हम सारी पढ़ी लिखी बातें कर रहे हैं कि इलेक्शन पे खर्च कर दिया 5 करोड़, वहां पे आके गोशवारे लिखवाए कि मैं 5,000 रुपया टैक्स देता हूँ साल का, और मैं तो बीवी बच्चों का मकरूज हूँ, और उसके बाद आपके शहाना ठाट के करोड़ों की आपकी गाड़ियां ही नहीं खत्म हो रही हैं, खिदमतगार ही नहीं खत्म हो रहे हैं। एक घर में जाने के लिए, गुजरने के लिए घोड़ा दरकार है, पैदल आदमी चल नहीं सकता इतने बड़े घर में। तो मैंने कहा कि
क्यों आएंगे इज्जतदार लोग, शरीफ लोग, मिडिल क्लास के लोग, उनके लिए क्या होगा और वो अपने खर्चे कैसे पूरे करेंगे? देखें, आप ज्यादा ही मेरा ख्याल है रायवंड को कर रहे हैं। वहां तो अब दरवाजे नहीं होते हैं अवाम के। आप देखें, ये जन्नत जो सिर्फ नवाज शरीफ ने ही 5,000 रुपए नहीं दिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैक्स चोर हैं। ये मुल्क टैक्स चोरों की जन्नत है। और ये कौमी सान्या होगा कि बहुत सारे लोग जब ये मरेंगे, इनकी दौलत भी बाहर के बैंकों में मर जाएगी, क्योंकि बहुत सारे मुल्क इन्हीं चोरों की दौलत पे चल रहे हैं। जब ये कोई इनका क्लेम करने जाता है तो वो कहते हैं भाई आपका तो वसीयत में नाम नहीं है। सो हमें जिस चीज की तरफ ज्यादा जोर देने की जरूरत है, मेरा ख्याल है, देखें अभी अदील साहब ने कहा कि फ्रांस की तरह या दूसरे लोगों की तरह लोग कंपलसरी वोट दें। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया कि वोटों की तादाद ठीक की जाए। हमने 3 करोड़ शाम एक हफ्ते में 3 करोड़ लोगों का इजाफा कर दिया। अब उन्होंने कहा कि इसको ठीक करें। आप देखेंगे अभी तक 60, 62, 64 सालों में हमारी वोटिंग, क्या फर्क पड़ता है? मैं कहता हूं कि इस मुल्क में इलेक्शन का इतना बड़ा एहसान होगा कि अगर आप वोटर की फोटो, अब तो हमारा जबरदस्त किस्म का आईडी कार्ड, आपको पता है कि वो मेरी पिटीशन थी ऐसा सुप्रीम कोर्ट में, 37 मिलियन जाली वोट हमने दिखाए हैं वहां पे। सही है। सो अगर हम ये पासपोर्ट मारते हैं कंप्यूटर में, हमारा सारा शजरा नसब आ जाता है, एक फोटो लगी हो, तो ये सयाहियां जो हैं और ये मुसीबतें जो हैं, ये जो मुश्किलात जो हैं, ये सारों से जान छुटे। और जितना इस मुल्क का माहौल लॉ एंड ऑर्डर का, देखें अभी आपने एक टेस्ट इलेक्शन हुए हैं जिसमें कि इवन आपके लाहौर का इलेक्शन मुलतवी करवाया गया है। मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि ये क्यों करवाया गया है, मैं उससे बाखबर हूं, लेकिन मैं इस बात को चाहे एक लाइव चैनल पे नहीं कहना चाहता कि हमें अगर अपना मामला ठीक नजर आता हो तो हम कहते हैं इलेक्शन बहुत जबरदस्त है, और जब कहते हैं कि जनाब इलेक्शन जो है ये ठीक नहीं हो रहा, इसका हल क्या किसी ने दिया है कि इसको हम कैसे ठीक करें? जब आदमी वोट डालने जाए, अगर उसकी मूर्त होगी तो उसका, देखें इस मुल्क में शनाख्ती कार्ड जितने जाली बनते हैं, जितनी मशीनें जाली शनाख्ती कार्डों की अवेलेबल हैं, इतनी असलियों की नहीं है। सो हमें अगर आपने असली शनाख्ती कार्ड बनाना हो तो एक लंबे प्रोसेस से गुजरना होता है, लेकिन इवन देन इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलना है। और अगर आप ये समझते हैं कि इसमें फोटो जो आपने रिट की है, तो फोटो जहां हमारा इतना नुकसान हो रहा है, इतना बजट खसारे में जा रहा है, इतने हम डेफिसिट में जा रहे हैं, तो ये फोटो लगा दें, इस लिस्टों को ठीक कर दें और उनको इतना ठीक कर दें कि कम से कम कोई आदमी अपनी शक्ल और से पहचाना जाए कि ये वोटर इतनी बड़ी तादाद में 3-3, 4-4 लाखों की। देखें अब ये मुझे ये बताएं कि एक आदमी जो 4, 5, 6 करोड़ रुपया खर्च करके असेंबली में आता है, खर्चा कैसे पूरा करता है? मसला यह है कि यहां एक पॉलिटिक्स जो है, पावर की पॉलिटिक्स है। जो इक्तदार में आता है वो बहुत सारे अपने इंटरेस्ट को भी जिंदा रखता है। जरूरी नहीं कि वो करप्शन ही करता हो, वो बहुत सारे लोगों का एक आप कहें इन्फ्लुएंस एजेंट के तौर पर भी काम करता है। और सब लोगों के आजकल शायद 5 करोड़ ज्यादा हो, इससे कम में गुजारा हो जाता हो, लेकिन हमें देखना यह है कि जब इक्तदार पाकीज़ा हो, इक्तदार के हेड साफ हो, और हमें तो सिर्फ डोमेस्टिक पैसे की तरफ नहीं जाना चाहिए। लोग अमेरिकन एजेंट होते हैं और जाहिर ये करते हैं कि हम बड़े एंटी अमेरिकन हैं, और बहुत सारे लोग जो है हमारे जो हैं इस पार्टियों के इलेक्शन में फॉरेन इमदाद लेते हैं। इस पार्टी इलेक्शन में पार्टीज हेड को बहुत सारी बाहर से इमदाद आती है और उस इमदाद को वो हड़प करते हैं, और जहां देखते हैं कोई गरीब मस्कीन है उसको 10-20 लाख रुपया दे देते हैं, 5-10 लाख रुपया दे देते हैं। सो हमें इस इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए मेरा ख्याल है सब पार्टी हेड्स को, सब जो असेंबली में लोग हैं, उनको सर जोड़कर बैठना चाहिए और ये तैयारी अभी से करना चाहिए, क्योंकि हालात पाकिस्तान में कुछ पता नहीं होता किस वक्त क्या हो जाता है। शेख रशीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हाजी अदील रहनुमा ANP हमारे साथ ही, और आरिफ निजामी साहब भी हैं। वेलकम बैक टू आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आपने बड़ी धुआंधार बातें सुनी शेख रशीद अहमद की। अदील साहब, बात यह है कि आप पीपल्स पार्टी की आप एग्जाम्पल दे रहे थे पहले, और ANP की। पीपल्स पार्टी के बहुत लोगों ने, बड़े जियालों ने भुट्टो साहब की फांसी के ऊपर खुदकुशी कर ली, अपने आप को आगे लगा दी। उनको या उनके घर वालों को तो टिकट्स नहीं मिले। इसी तरह आपके इतने वर्कर्स या कारकुनान बकौल आपके मारे गए हैं, को टारगेट किलिंग में, को कहीं पे, तो उनकी फैमिलीज को तो टिकट्स नहीं मिल रहे हैं। ये तो उन्हीं लोगों के लिए ना कि जो अपनी वफादारियां साबित करते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आकाओं के साथ, यानी मुखलिस होना तो इसमें कोई शर्त ना हुई। फिर हमारे यहाँ जो इलेक्शन का सिस्टम है ना, उसमें बहुत सारी खराबी है। अब आपने
बिल्कुल मुख्तलिफ लोगों को टिकट देना है, लेकिन अगर मुख्तलिफ लोग इलेक्शन न जीत सके तो फिर तो टिकट, देखिए पार्टियां जब टिकट देती हैं तो उनके मद्देनजर ये होता है कि वो इलेक्शन जीते और हुकूमत में आए, इक़्तिदार में आए और अपने प्रोग्राम के मुताबिक हुकूमत करें। लेकिन अगर वो सिर्फ मुख्तलिफ लोगों को ही टिकट देते रहे और वो वोट, देखिए खाली ये पार्टी के वोट से जीतना नहीं होता है, पार्टी का वोट तो उस हल्के में 10% 12% मुश्किल होगा, बाकी ये जनरल वोट होते हैं वो आम लोगों को होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जानबूझ के गैर मुखलिस या करप्ट लोगों को तरजीह देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मेरी बात आपने, मैं ये कह रहा था कि ऐसे लोगों को वोट दिया जाता है जो पार्टी के साथ उनकी वफादारी भी हो, पार्टी के साथ वो मुखलिस भी हो, लेकिन फिर उनका अपना भी एक हल्का हो जहां से वो वोट हासिल कर सके। 100% पार्टी के वोटों की बुनियाद पर कोई शख्स जीतता नहीं है। पार्टी के वोट उसकी जीत में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, उसका अपना करैक्टर, उसका अपना हल्का बाप, बहुत हल्कों में खानदान, बहुत हल्कों में उसके जाती दोस्ती, वो बड़ी काउंट करती है। राइट। मैं एक जो अर्ज में करूंगा, पाकिस्तान ने बिल्कुल सही कहा है कि लोग वोट टैक्स नहीं देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे कवानीन हैं जिसके तहत कानूनी तौर पर लोग अपने टैक्स बचा लेते हैं। आप देखिए ना, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इनकम पर कहीं टैक्स नहीं है। आप, हमने बड़ी कोशिश की 18 अमेंडमेंट में कि मैं भी आता हूं इसके ऊपर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने बात करनी है इसके ऊपर, मैं आता हूं आपका, लेकिन वेरी क्विकली इंतजामी साहब बड़ी देर से आप खामोश हैं। व्हाट डू यू से, आपने शेख रशीद की बातें सुनी, हाजी अदील की बातें सुनी, ये तो कहीं नहीं जा रहा सिस्टम पर। नहीं, देखिए सबसे पहले बात यह कि मैं इस प्रेमिस से भी एग्री नहीं करता कि सारे सियासतदान करप्ट हैं। मैं तो नहीं कह रहा। मतलब है कि मौजूद चंद होंगे, बहुत सारे लोग ईमानदार भी हैं और रिलेटिव सेंस में ईमानदार मैं कहूँगा। दूसरा ये कि ये सियासत है ना, इसको कहना तो बड़ा आसान है, ये 24 घंटे का काम है, इसमें बड़ी अगर मुझे आगे पे नहीं मिल रही मैं करूँगा क्यों? अर्क्रेजी इसमें इन्वॉल्व है कि जो आदमी इलेक्शन लड़के आता है फिर वो हर वक्त अपने वर्कर्स, कारकुन, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का गुलाम होता है, अदरवाइज़ वो दोबारा इलेक्ट नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें जो है इनको मद्देनज़र रखना चाहिए। फिर ये है कि इतनी मायूस होने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए मुल्क का जो डेमोग्राफिक कैरेक्टर है वो बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है। जिन यंग लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं वो बड़ी कसीर तादाद में अब वोटिंग लिस्ट में आएंगे और उनका एक खासा होल्ड होगा। अब मसलन इमरान खान साहब हैं, उनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं और उनकी पार्टी में अभी वो ये कहते हैं कि जी वो ख़ुद तो बड़े पॉपुलर हो रहे हैं लेकिन उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन मैंने देखा है काफ़ी नौजवान लोग जो हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये एक शुरुआत तो हैं। फिर ये कहना कि जी सिर्फ बुजुर्ग सियासतदान ही रह गए। साहब जितने नौजवान जिहादी जमातों में हैं, क्या आप सोचते हैं वो तो एक मौजू और भी है। लेकिन देखें आप कि जब ये इतने हम कहते हैं नौजवान लोग जो हैं उनको सियासत में आना चाहिए, तो मैं आपको गिनवा देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं माशाल्लाह नौजवान हैं। जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा प्राइम मिनिस्टर बनी उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, ठीक है ना जी। नवाज शरीफ भी नौजवान थे। बिल्कुल, मैं आने लगा नवाज शरीफ और हमारे खादिम अल्लाह शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी रिलेटिवली यंग थे। खादिम अल्लाह तो इसी तरह आप यानी मिनिस्टर्स वगैरह देखें उनमें भी काफ़ी यंग लोग जो हैं मौजूद हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी एवरेज एज जो है पहले से मेरे हिसाब से कम है। असल बात जो है वो है कि जो यंग भी हैं, जो ओल्ड भी हैं, वो माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। वो माइंडसेट जो है वो वही है। हाजी अदील साहब, वेरी क्विकली एक बात मैंने पूछनी है कि आपने इनकम टैक्स के मतलब बात की थी अभी। एक चीज़ है प्रोफेशनल टैक्स, वो तो हर सूबे को लागू करना है और सूबाई हुकूमत को लागू करना है, और वो 1000 रुपया माहवार है किसी भी प्रोफेशनल पे, चाहे वो साफ़ी हो, चाहे वो रेडी लगाता हो, चाहे वो कोई कारपेंटर हो, चाहे वो कोई मोची का काम करता हो। आपने प्रोफेशनल टैक्स की मद में कितना टैक्स कलेक्ट किया पिछले साल? हमारे यहाँ प्रोफेशनल टैक्स जो है कि लोकल गवर्नमेंट का है, जी जी, काउंसिल गवर्नमेंट का नहीं है। और ये प्रोफेशनल टैक्स मुख्तलिफ प्रोफेशन पर
लोकल गवर्नमेंट वसूल कर रही है। आपको इलेक्शन में है ना जी, मुख्तलिफ शहरों मुझे में ये बता दें कि एक बंदे का बता दें जो प्रोफेशनल टैक्स दे रहा हो, यानी टैक्स तो बड़ी मदों में है, देता कौन है? मेरा कहने का मतलब ये है देखिए जी, आप प्रोफेशनल टैक्स पे बात करते हैं, मैं इनकम टैक्स की बात करता हूँ। जी। लोग कमाई जा रहे हैं करोड़ों पे, तो मैं तो कह रहा हूँ 1000 रुपया टैक्स जो नहीं गवर्नमेंट नहीं ले आपको मैं सकती वो ये करोड़ों बता कैसे देता हूँ लेगी? कि मेरे सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में एग्रीकल्चर इनकम पर जो टैक्स वसूल किया जा रहा है वो 18 लाख रुपए है। पंजाब जो सबसे बड़ा एग्रीकल्चर के हवाले से सूबा है, वो मुश्किल 1 अरब रुपए उन्होंने हासिल किया है। सिंध में चंद करोड़ रुपए, और बलूचिस्तान का इससे भी बदतर हाल है। अब सवाल ये है कि क्या एग्रीकल्चर से लोग इनकम हासिल नहीं कर रहे हैं? माशाल्लाह आप देखें उनकी इनकम आम एक दुकानदार से, एक आम क्लर्क से, एक आम डॉक्टर से कई गुना ज्यादा है, लेकिन बाकी सबको देना पड़ता है 25,000 से ज्यादा जो उसकी आमदन है। तो लेकिन अगर वो जागीरदार की उसके जो खाली घासें बिकती हैं, मुझे पता है कि पास फैमिलीज की सिंध में खाली घास जो बिकती है वो करोड़ों रुपए की घास बिकती है। उनके पास इतने बड़े बड़े जंगलात हैं, उनकी फसलों से यानी दौलत उगती है, लेकिन उन पर कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट में या तो अक्सरियत जागीरदारों की है या अक्सरियत, उसके बाद दूसरे नंबर पे अब सरमायादार और ताजर लोग आ गए हैं। कहते हैं हम पे टैक्स न लगे, जागीरदार कहते हैं हम पे ना लगे, और यही वजह है कि अध्यक्ष हुकूमत ने जनरल सेल टैक्स रिफॉर्म जनरल सेल टैक्स। राइट, थैंक यू हाजी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू आरिफ निजामी साहब और थैंक यू शेख रशीद साहब। चलते चलते मैंने एक बात कहनी, हाजी साहब अभी आपने खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया अपनी बात को। पहले आप मुझे कह रहे थे कि आप भी और अजमल खटक भी और पता नहीं कितने लोग जो थे वो नीचे से ऊपर आई हैं। अभी आपने कहा कि आपकी जो पार्लियामेंट है उसमें अक्सरियत या जागीरदारों की है या सरमायादारों की है या ताजरों की है, तो दैट इज़ द डाइकॉटमी। अगर अब इलेक्शन में आप काया पलटना चाहते हैं तो खुद खड़े हो, अपने किसी दोस्त को खड़ा करें, रिश्तेदार को खड़ा करें, बट मेक श्योर यू गो एंड वोट दिस टाइम so that you can put an end to corrupt rulers coming again and again. Until the next time, Allah Hafiz.